जिसको हम कहते हैं ईडीए। शायद आप में से कई बच्चों को या कई स्टूडेंट्स को पहले ही इस चीज का आइडिया हो कि व्हाट इज मीन बाय ईडीए, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। एक्सप्लोरेटरी का मतलब वैसे ही आपको पता है कि एक्सप्लोर करना किसी भी चीज को। डाटा एनालिसिस ईडीए का ताल्लुक डायरेक्टली जाता है आपकी डाटा साइंस के साथ। आपकी कोर्स आउटलाइन के अंदर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे पास टाइम भी फिर वक्त इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो चीजें हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप वो चीजें सीख सकें जो मार्केट के अंदर एट प्रेजेंट चल रही हैं। ईडीए की वैल्यूज के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए कि ईडीए के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं। लाइक एज काफी हद तक हम काम कर चुके हैं, लाइक ग्राफ बना चुके हैं, विजुअलाइजेशन हम कर चुके हैं, और इसी के अंदर हमने ड्रॉप एनए को कर लिया, डिस्क्राइब को हमने कर लिया, और हेड और फुटर को भी हमने बना लिया, और रीड सीएसवी की फाइल को हम किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से वहां से किसी भी कॉलम को निकालते हैं। फिल्टर अगर करना है तो ड्रॉप एनए के को करके आप फिल्टर भी कर सकते हैं, या आप फिल एनए वहां पे मीन, मीडियन या मोड कोई भी वैल्यू को लगाया जा सकता है। तो ये काफी हद तक चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो वो जो चीजें हम कर चुके हैं उसी चीज को हम ईडीए करते हैं। बट ईडीए सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ईडीए बहुत एक्सप्लोर है। इसके अंदर हम मैटप्लॉटलिब तो यूज करते ही करते हैं, लेकिन सीबर्ग भी यूज किया जाता है। हम थोड़ा सा देखते हैं कि ईडीए के अंदर कुछ और टॉपिक्स हैं, उनको किस तरीके से हम क्लैरिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से देख सकते हैं कि हमारे पास वो क्या करते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज आ सकती है या किस तरीके से कोई चीज आ सकती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन टॉपिक हैं, जिसमें से पहला हमारे पास आ जाता है लाइक एज अ यूनिवेरिएट। सेकंड हमारे पास आ जाता है बाइवेरिएट। थर्ड डाटा हमारे पास किस तरीके से आता है, जिसको हम मल्टीवेरिएट कहते हैं। What does it mean to say that? क्या मतलब हो सकता है इसका? यूनिवेरिएशंस का क्या मतलब है? ये यूनिवेरिएट का क्या मतलब है? यूनि का मतलब क्या होता है? एक। बाई का क्या मतलब होता है? दो। मल्टी का क्या मतलब होता है? दो से ज्यादा। दो से ज्यादा। तो यहाँ भी सेम सीन है कि हमारे पास वेरिएबल्स हैं, जो यूनिवेरिएट है ये कहता है कि भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज है। लाइक एज एक स्टूडेंट है, वो स्टडी करता है, हमें नहीं पता कि वो कितने घंटे स्टडी करता है, बट हमें इतना पता है कि वो स्टडी करता है और मार्क्स लेता है। तो क्या चीज आ जाती है यहाँ पे? लेट्स सपोज दैट कि सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लगाने, उसके मार्क्स लगाने। कभी कम ले लेते हैं, कभी ज्यादा ले लेते हैं, कभी कुछ ले लेता है, कभी कुछ ले लेता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मार्क्स की हम बात करें तो वो हमारे पास यूनिवेरिएट है, क्योंकि एक डाटा का जिक्र कर दिया, एक वेरिएबल का जिक्र कर दिया, एक से ज्यादा का नहीं किया, जस्ट सिंगल वेरिएबल। अब इसके अंदर ज्यादा क्लैरिफाई तो हो नहीं सकता, डाटा मेंशन हो ही नहीं सकता। मींस वो कितने मार्क्स लेता है? 50 ले सकता है, 30 ले सकता है, 25 ले सकता है, वो 90 ले सकता है, वो 95 ले सकता है, वो 97 ले सकता है, वो कोई भी मार्क्स ले सकता है, क्योंकि हमने इसके अंदर ये तो साथ में मेंशन नहीं किया कि वो कितने घंटे स्टडी करेगा, तो उसके मार्क्स कितने लिहाज से आएंगे। सेकंड हमारे पास क्या आ जाता है? बाइवेरिएट आ जाता है। और यहाँ पे क्योंकि बाई है तो बाई का क्या मतलब होगा कि हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे, लेकिन कितने आएंगे? दो वेरिएबल्स आएंगे। लाइक एक हम मार्क्स से लगा देते हैं और दूसरा हम स्टडी आवर्स लगा देते हैं। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए।
क्या इसके अंदर हम निकाल सकते हैं किसी भी चीज की प्रेडिक्शंस को? मुश्किल नहीं हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली ना होने के बराबर, क्योंकि हमारे पास तो एक डेटा है और रिग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? कम से कम हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, और ये कंडीशन मस्ट है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट होगा और कम से कम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मस्ट होगा। मैक्सिमम जितने मर्जी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो वो हमारे पास मस्ट हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे क्या आ जाता है? मल्टीवेरिएट। तो मल्टी का क्या मकसद है कि दो से ज्यादा ही होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लाइक डिग्री है जिस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यही वेरिएबल्स लेते हैं, लाइक हमारे पास एक वेरिएबल आ जाएगा मार्क्स का, एक हमारे पास है स्टडी आवर्स का, और थर्ड वेरिएबल किस चीज का आ जाएगा? रिजल्ट में। भाई उस बंदे ने सोना भी तो है। अब एक बंदा 4 घंटे स्टडी करता है, बाकी सारा दिन जागता रहता है, वारागर्दी करता रहता है, लाइक पुलिंग किसी की करता रहता है, पास होगा? वो सोती 3-4 घंटे, और नॉर्मली आपको पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो तब तक फ्रेश नहीं होता जब तक हम सोते नहीं। तो ज़ाहिर है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो तीसरा वेरिएबल लगा लेंगे वो हमारा आ जाएगा लाइक एज स्लीप। कि हम किस चीज के ऊपर, ये किस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मल्टीवेरिएट की। तो मल्टीवेरिएट के अंदर हमारे पास मार्क्स आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एसएच आ जाएगा, क्या आ जाएगा? स्टडी आवर्स, और साथ में क्या आ जाएगा? स्लीप आ जाएगा, और हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। अब ज़ाहिर है कि यूनिवेरिएट है, मल्टीवेरिएट है, बाईवेरिएट है, तो इसको हल करने के लिए अगर हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को, अब यहाँ पे इनका जो डाटा हम निकालते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आता है, तो क्या इसके रिजल्ट से डायरेक्टली हमको डाटा एनालाइज कर सकते हैं? तो डाटा एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके साथ हम कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। और विजुअलाइजेशन के अंदर हमारे पास 2 चीजें हैं। मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो मशीन लर्निंग के अंदर हम किस चीज को यूज कर रहे हैं? मैटप्लॉटलिब को। और इसके साथ जब हम आगे डीप लर्निंग में जाएंगे तो डीप लर्निंग के अंदर हम किस चीज का यूज करेंगे? सीबर्ट भी सेम वही काम करता है जो मैटप्लॉटलिब काम करता है। हाँ, मैटप्लॉटलिब काम करता है डाटा वाइज, सीबर्ट भी काम करता है डाटा वाइज। मैटप्लॉटलिब काम करता है आपके पास स्मॉल डाटा हो, अच्छे तरीके से काम करेगा। सीबर्ट काम करेगा जैसे पिकअप मल्टीपल टाइम्स, ये एक हिस्से पे एक जगह पे जाके जो है वो पिकअप पॉइंट करेगा। लाइक जिस तरीके से आपने अभी क्रिकेट का मैच चल रहा है तो उसके अंदर कुछ स्कोर्स आते हैं, चार्ट आता है, वो जो चार्ट है वो C1 के अंदर बना हुआ है, और वहां पे कुछ लाइंस आती हैं, वो लाइंस जो है वो मैटप्लॉटलिब के अंदर बनी है। मींस कहीं पे हमें मैटप्लॉटलिब की जरूरत होती है, कहीं पे हमें C1 की जरूरत होती है। मैटप्लॉटलिब का मकसद ये है कि हमारे पास अगर छोटा डेटा है तो मैटप्लॉटलिब के अंदर हम आसानी से कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मैटप्लॉटलिब ही छोटे डेटा के लिए यूज किया जाए, C1 भी कर सकते हैं। लेकिन C1 हम क्या करते हैं, हम ज्यादा या लार्ज डेटा के लिए यूज करते हैं, क्योंकि लार्ज डेटा के अंदर अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो हमारा काम क्या होता है, काफी हद तक आसान हो जाता है, उसके अंदर वर्किंग आसान हो जाती है। मींस हमारी जो डाटा एनालिसिस है वो काफी हद तक उसकी एक्यूरेसी दिखाती है कि उसकी एक्यूरेसी कहां तक और किस तरीके से जा सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखा जाए कि हमारे पास मैटप्लॉटलिब के अंदर तो कई चार्ट हैं, कई प्लॉट्स हैं, तो कौन सा ऐसा प्लॉट है जो यूनिवेरिएट के अंदर अच्छा है, कौन सा ऐसा प्लॉट है जो बाईवेरिएट के अंदर अच्छा है, और कौन सा ऐसा प्लॉट है जो मल्टीवेरिएट के अंदर अच्छा है? तो मल्टीवेरिएट का मतलब तो है कि डायरेक्टली क्या करना है कि 3 की बात करनी है, शुरुआत ही स्टार्टिंग ही 3 से करनी है। तो अगर मैं बात करता हूं यूनिवेरिएट की, तो यूनिवेरिएट के अंदर जो सबसे ज्यादा चलने वाला प्लॉट है उसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर जो है वो हम काम कर सकते हैं। और एक है प्लॉट बॉक्स, लेकिन हिस्टोग्राम
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, अपर है रेदर देन अदर प्लॉट्स, तो बॉक्स प्लॉट के अंदर भी हम काम कर सकते हैं। बॉक्स प्लॉट के अंदर जो है वो मीन, मीडियन और एवरेज के लिहाज से जो है वो काम करते हैं। लेकिन अगर हम हिस्टोग्राम के लिहाज से काम करें तो हमारे पास वहां पे कुछ बिन्स आती हैं, लाइक कुछ लाइंस आती हैं, लाइन का टाइप का चार्ट हमारे पास होता है। और अगर यहाँ पे हम बाइवेरिएट की बात करें तो बाइवेरिएट के अंदर ऑलरेडी कौन कौन से प्लॉट्स हम यूज कर चुके हैं। इसमें नॉर्मली जो यूज किया जाते हैं, क्या हमारे पास स्कैटर प्लॉट यूज होता है? इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लॉट यूज होता है इसके अंदर, बाइवेरिएट के अंदर हम स्कैटर प्लॉट का यूज करते हैं। वो जो डॉट्स आ रहे होते हैं, सिंपल लाइंस जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी हम जो है वो ये काम कर सकते हैं। तो मल्टीवेरिएट के अंदर क्या चीज यूज होगी? नहीं, सीवन नहीं, C1 से पहले भी कर सकते हैं। इसमें एक्चुअल में काम करेंगे हम 3D के ऊपर। ये अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके से हम 3D किसी भी चीज की गेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या करना है, यूनिवेरिएट डाटा एनालिसिस, और अगर यूनिवेरिएट डाटा एनालिसिस लेना है तो सबसे पहले काम किसका होगा? नंपाई का। नंपाई के बाद मैटप्लोटलिब का इस्तेमाल करेंगे। लाइक कोई हम यहाँ पे डाटा ले लेते हैं, कोई भी हमने डाटा ले लिया। डाटा लेने के बाद मैटप्लोटलिब का पीआरटी हमारे पास आ रहा है। इस पीआरटी के अंदर यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि हिस्टोग्राम बनानी है। अब यहाँ पे मैंने सिंपल डाटा लिया और मैंने यहाँ पे कुछ भी डाटा नहीं लिया, तो इसके ऊपर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर डायरेक्टली मुझे प्लॉट लगाना पड़ेगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल मेरे पास डाटा आ गया। ये किसी भी तरीके का डाटा आ सकता है, रेविजेंस के लिहाज से भी आ सकता है, या फिर मैं यहाँ पे इस डाटा के अंदर लाइक एज मार्क्स लगा देता हूँ, और मार्क्स लगाने के बाद मैं यहाँ पे लाइक एज 50, 55, 60 अप टू 100 कुछ इस तरीके से मार्क्स लगा देता हूँ, लगा सकता हूँ। मैंने मार्क्स लगा दिए। मार्क्स लगाने के बाद यहाँ पे ये खुद ही मुझे एक ऑप्शन दे रहा है हिस्टोग्राम का। पीआरटी कहाँ से आ रहा है? मैटप्लोटलिब से डॉट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हमने यूज किया, और हिस्टोग्राम के अंदर क्या चीज रख दी सबसे पहले? मार्क्स। चलें, मैं ज़ूम कर देता हूँ। ओके ना, क्लियरली नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? मार्क्स रख दिया, मार्क्स लगा दिया। मार्क्स लगाने के बाद मैं हिस्टोग्राम देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप डाटा एनालिस्ट हमेशा डाटा को एनालाइज करता है विजुअलाइजेशन करके। अगर वो विजुअलाइज नहीं करता तो आपके डाटा किसी काम का नहीं, मींस आप कभी नहीं समझ पाओगे कि आपका उतार कहाँ पे आ रहा है, चढ़ाव कहाँ पे आ रहा है, आपकी क्रिप्टो करेंसी कहाँ तक जा रही है, नंबर्स कहाँ पे जा रहे हैं। मुझे रिसेंटली 4-5 दिन पहले ना किसी ने कहा आओ क्रिप्टो करेंसी करते हैं। मैंने कहा आप करो। उससे ना क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह, ये काफ़ी आजकल ये चीज़ें बन चुकी हैं। यहाँ तक कि ईरान ने भी ये कहा है कि आपने जो भी हमें टोकन देना है ना, वो आपने कॉइन वाइज देना है, बिटकॉइन या इस तरीके से। ये ईरान का भी कहना है। सर इसमें तो ब्लॉकचेन भी यूज होती है, बट पाइथन भी यूज होती है। आप ब्लॉकचेन ना यूज करें, पाइथन यूज करें। पाइथन के अंदर भी हो रहा है ये कॉइन वाला जो भी सीन। उन्होंने कहा हमें क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो टोकन है वो आपने देना, वो ब्लैक भी होकर बचता है। और सबसे ज्यादा जो काम है क्रिप्टो करेंसी का, ब्लैक में पैसा है ना आपके पॉकेट में,
छीन लिया जा सकता है। आपको पिस्टल चाहे वो कनपट्टी पे रख के ना पूछा जा सकता है कि भाई आपके एटीएम का कार्ड का नंबर क्या है, आप सब कुछ बता सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी कैसे चोरी कर सकते? जैसे कि जमाबंदी एक तरफ से किसी को मालिक पे कि आप नहीं अदा कर सकते नाम पर टोल टैक्स, तो वो इसमें देगा तो बैंकिंग निज़ाम से बाईपास कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ वो कर रहे हैं। इसकी तो एनक्रिप्टेड की होती है, जो एक दफ़ा गुम गई तो फिर मिलती भी नहीं है। बाकी फौज का है, नमाज पढ़ी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, बस मैं भी यही कर नमाज कल मिशन में पढ़ लें, आपकी क्या टेस्ट हुई है नहीं बताते लो, पूरी क्लास से पूछ लो, बताया नहीं बताया ड्राइवर को बताया दो। टेस्ट करें पता था, चलिए अब पता चल गया, चलिए मोबाइल सरप्राइजिंग थे, क्विज कर लें। सही हो गया। ये जितना मतलब दे रहा है इससे ज्यादा ये तबीयत खराब करता है फौरन, पर ऊपर कर दो बस। कितना में चल रहा है? 18 पे 16 पे हो गया। सही हो गया। किसी बढ़ा दो 20 पे करें, 25 पे कर दिया, पर को भी थोड़ा सा ऊपर कर दो। हाँ बस आप नहीं ऊपर जाती आपकी कोई छुट्टी नहीं लगता है, आप छुट्टी करना चाह रहे हैं। चलिए तो सीधा हमारी तरफ हो गया। सही इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा, पता चले कल गला खराब और खांसी स्टार्ट हो रही है। असल में मौसम जो है ना वो सडनली चेंज हुआ है, मेरी अपनी थोड़ी सी तबीयत हल्की सी खराब है, और रिसेंटली परसों की बात है, परसों तो कुछ ज़्यादा ही खराब थी, इतनी ज़्यादा खराब थी से थोड़ा सा आगे। अब वहाँ पे जैसे जाके पहुँचता हूँ ना, दिल करता है कि बंदे के हाथों में ग्लव्स हों और बंदे के सर पे ना वो जिस तरीके से मुजाहिदे नहीं निकलते हैं, अरबी वो खैर कफन डाल के निकलती है। हमारे लिए गर्मी से लड़ने का वो कफन होगा, रुमाल होता है, वो रुमाल करके निकलता है। चलो कुछ करा एसी का नहीं सोचा आपने कभी? एसी लगाओ। आप ही ने तो कहा था अच्छा लगा इसकी आएगा। ये इसकी ना वो स्विंग करते हैं। ठीक है, रात दुखा नहीं देगा, सब्र करना थोड़ा सा। श्रिंक हो जाना था मैंने। ओके, यहाँ तक हो गया। ओके, अब ये एक ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ बनाया, कुछ टाइटल रख देते हैं। टाइटल रख के एक्स लेवल पे जो भी काम करना है, वाई लेवल पे जो भी काम करना है, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। नहीं करना तो डायरेक्टली क्या है, इस प्लॉट को लाइक एक्स लेवल है, वाई लेवल है एंड शो लेवल है। अब एक्स लेवल क्या है? एक्स लेवल पे है मार्क्स, वाई लेवल पे क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है? ये नंबर्स कितनी बार रिपीट हो रहा है? एडिशन ऑफ नंबर्स। अभी चेक कर लेते हैं। मैं जैसे इसको रन करता हूँ, रन करने के टाइम पे मुझे थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा। कुछ ये चीज आ रही है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है? 0 से लेकर 2 तक जा रही है, और यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ रही है लाइक 60, 70, 80, 90, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, यहाँ पे ये एक चीज है, बेंच। बेंच में क्या लिखा हुआ है? 5 वैल्यूज टोटल हमारे पास कितनी है? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 वैल्यूज के लिहाज से
यहाँ पे उसने क्या कर दिया, 5 की वैल्यूज दे दी ताकि ये सारी चीजें हमारे पास हाफ हाफ की फॉर्म के अंदर आ जाए। अगर मैं यहाँ पे इसको 10 कर देता हूं, नाउ हियर इट इज। अब मेरे पास क्या हो गया, 10 के लिहाज से और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और अगर मैं बेंच यहां पे 2 कर देता हूं या 3 कर देता हूं, अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। क्यों बढ़ी, अब ये फ्रीक्वेंसी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, अब तो ये रेपिटेशंस नहीं है, वैल्यूज को रेंज में डिवाइड करता है, वैल्यूज को रेंज में डिवाइड करता है। लाइक हम मास 50 55 इस तरह से है, तो अब सी के बिन्स है, तो इसका मतलब ये है कि लाइक उसको अगर वैल्यूज को रेंज में डिफाइन करता है, तो मैंने जब बिन्स 5 लगाया तो सारे इक्वल है, जब मैंने बिन्स 3 लगाया तो सारे इक्वल नहीं है। व्हाट डज इट मीन टू से दो दैट, को सी कर देगा, एक को 4 कर देगा, शायद 2 को सी कर देगा डिवाइड और एक को 4 पे ले आएगा। नहीं। अगर मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ, देन व्हाट वुड बी हैपन, अब इसने क्या किया, ये जो वैल्यूज है ना लेफ्ट साइड पे, ये इनकी फ्रीक्वेंसी के बारे में लाइक एज मार्क्स बता रहा है। और बेंस क्या होते हैं, बेंस उसके अंदर रेशो होती है, उस रेशो के लिहाज से अब ये डिपेंड कर रहा है बेंस के ऊपर। मींस आपके जो बेंस है लाइक एज अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वाली साइड पे आपके जितने बेंस पड़े हुए हैं, बेंस आपके नंबर पे डिफाइन कर रहा है। मींस टू से दैट कि हमें पता है कि हमने ये बात कही थी यहाँ पे यूनिवेरिएट के अंदर के यूनिवेरिएट के अंदर अगर हमारे पास वेरिएबल्स एक मार्क्स लगा दिए तो प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे बेंच जो आ रहे हैं, बेंच की तादाद अगर कम या ज्यादा करते हैं तो समटाइम्स ये बहुत ऊपर चली जाती है, समटाइम्स ये बहुत डाउनवर्ड हो जाती है। अब यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी 2 पे आ रही है, ये बेंच की टोटल काउंटिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जब मैं यहाँ पे अगर इसको 8 कर देता हूँ, नाउ हियर इट इज, तो मुझे बेंच के साथ क्या करना पड़ रहा है, खेलना पड़ रहा है। अगर मैं 7 कर देता हूँ, नाउ हियर इट इज, तो बेंच के ऊपर जब मैं जाता हूँ, लाइक ऐसा ये एक मॉडल है किसका, नंपाई का। यहाँ पे क्या कहता है, हाउ टू यूज अ डॉक्यूमेंट एन अरे ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेरी होमोजेनियस आइटम्स। होमोजेनियस का क्या मतलब होता है, दो चीजें होती है हमारे पास, एक होमोजेनियस होती है, एक हेटेरोजेनियस होती है। होमोजेनियस मिलती जुलती, हेटेरोजेनियस डिफरेंट। फास्ट मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओवर अरेज, अरेज के ऊपर कुछ ऑपरेशंस और लीनियर अलजेब्रा है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है, रैंडम नंबर जनरेशन, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, रैंडम नंबर जनरेशन। मींस बेंस के अंदर हमने सिर्फ इतना बताना है कि कितनी बिल्डिंग ब्लॉक्स खड़ी करनी है, वो ऑटोमेटिकली रैंडम नंबर जनरेट कर देती है कि फ्रीक्वेंसी कोई भी हो। अब लेट्स सपोज दैट यहां पे मैंने 7 बिल्स रखा, ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड है। मींस ये डिपेंडेबल कभी नहीं है फ्रीक्वेंसी आपके मार्क्स के साथ, तो ये ऑटोमेटिकली रैंडमली जनरेट होता रहेगा। इसका फायदा हमें कुछ भी नहीं, हाँ ये है कि हमारे पास वैल्यूज की काउंटिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वैल्यूज की काउंटिंग कितनी है, उसके लिहाज से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी अप जा रही है या डाउन जा रही है। अब यहाँ पे उसने क्या बताया, 50, 60, 70, 80, 90, हमने मार्क्स तो डिफरेंट लगाए थे, क्या कोई मार्क्स ऐसा था जो सेम था? उसने जस्ट क्या कर दिया, हमें इतना बताया कि 50 और 60 के दरमियान में कितना गैप आ रहा है, 60 और 70 के दरमियान में कितना गैप है, 5 का गैप है। यहाँ पे जो 5 उसने किए जीरोस को अलॉट करके, यहाँ पे 50 और 60 के दरमियान में, 60 और 70 के दरमियान में फिर से आ गया बाहर, फिर 80 और 90 के दरमियान में भी बाहर आ गया। तो ऑटोमेटिकली किसी का वो कम कर रहा है, किसी का वो ज्यादा कर रहा है आपके इस मार्क्स की रेशियो के लिहाज से। लाइक अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ या 11 कर देता हूँ, नाउ हियर इट इज, अब उसने यहाँ पे क्या कर दिया, खाली गैप छोड़ दिया। इस तरीके से तो इसको काउंट ही नहीं कर सकते कि इसके अंदर क्या वैल्यूज आ रही है, क्योंकि हर नंबर जैसे जैसे डिफरेंट कर रहे हैं
उसी तरीके से इसके अंदर जो चार्ट है वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के लिहाज से। लाइक एज बिल्डिंग ब्लॉक्स हमारे पास आ रही हैं फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे। अब ये फ्रीक्वेंसीज हैं क्या? ये फ्रीक्वेंसीज एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। लाइक यहाँ पे अभी देखें तो जितने बेंड्स, हमें इतना पता चल गया कि जितने बेंड्स हमारे पास ज्यादा हो जाएंगे फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज कम होती जाएंगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता लेवल क्या करते जाएंगे? इक्वल करते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती जाएगी कुछ कम हो जाएंगी वैल्यूज और कुछ वैल्यूज ज्यादा हो जाएंगी। बट मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली यहाँ पे एक ही चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास रैंडमली नंबर है, आप खुद बताएं कि इस चीज को देख के क्या आपके पास प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं किसी भी चीज की? बिकॉज ऑफ अ सिंगल डाटा जस्ट लाइक जस्ट मार्क्स, कि आपके पास सिर्फ मार्क्स है, मार्क्स के अलावा और कुछ भी नहीं। तो एक वैल्यू तो आपके पास आ गई, एक वेरिएबल तो आपके पास आ गया, लेकिन इसके अलावा कोई वेरिएबल नहीं है जिसको आपने चेकआउट करना है या टेस्ट करना है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होगा? प्रॉब्लम्स आएंगी। अब यहाँ पे जिस तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम क्लैरिफाई नहीं कर रहे कि हमारे पास कितने बेंच हों तो क्या वैल्यूज आती हैं और किस लिहाज से आती हैं। क्वाइट बी पॉसिबल इट्स अ रैंडम नंबर। वो अपनी तरफ से क्या कर रहा है? एक रैंडम नंबर जनरेट करके हमें दिखा रहा है। उसकी हाइट कोई भी हो सकती है। एज कलर ब्लैक मैंने कर दिया, उसकी रीजन ये है कि अगर ये एज कलर ब्लैक नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली मुझे साफ साफ नजर आती है। अब मुझे क्लैरिफाई हो रहा है कि कौन सी बिल्डिंग ब्लॉक सेपरेट है। तो इससे हम क्या है क्लैरिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कितने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, डाटा स्प्रेड कितना है। अब यहाँ पे डाटा कितना स्प्रेड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स। और ऊपर हमने क्या लिखा है? यहाँ पे भी डाटा 11 टाइम्स। तो उसके स्प्रेड के बारे में हमने बता दिया कि डाटा को कितना स्प्रेड होना चाहिए। तो स्प्रेड्स की बेसिस के ऊपर वो क्या कर देगा? आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स बना के दे देगा। बेंस का एक्चुअल में मतलब है कि डाटा को कितना स्प्रेड किया जाए। क्या इससे ज्यादा स्प्रेड किया जाता है? 20 पे सेपरेट कर सकते हैं, लाइक दिस 20 तक कर ले। जितना ज्यादा उसको स्प्रेड करते जाएंगे ये 1 पे आ जाएगा, ये हमारे पास एक सेम सीक्वेंस आ जाएगी। रैंडम नंबर जनरेट हो गया। हाँ, हमें इतना पता है कि ये वैल्यूज आ रही है कुछ ना कुछ। टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी थी? 10। यहाँ पे क्या ये वैल्यूज 10 नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। लेकिन टोटल हमने वहां पे बिन्स रखे 20। क्या हुआ? एक बिन के अंदर डेटा रख रहा है, दूसरे बिन को क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है, ताकि उन 20 की जगह पे 10 हिस्से के ऊपर ये चीज कवर अप हो जाए, बाकी के जो हिस्से बचे हैं वहां पे वाइट आ जाए। तो स्प्रेड हो गया डाटा। मींस मेनली फोकस क्या है यहाँ पे हमारे पास कि डाटा को क्लोज कितना करना है और स्प्रेड कितना करना है। तो फोकस इस पे सबसे ज्यादा हो रहा है। और यहाँ पे अगर 20 की जगह पे मैं 40 कर देता हूँ, देन व्हाट वुड हैपन? गैप ज्यादा होगी। अगर वैल्यूज ज्यादा होंगी गैप आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। और अगर यहीं पे मैं 40 की जगह पे 80 कर दूं, देन मजीद कम हो जाएगा। अब वो जो दरमियान में है बेंस के लिहाज से वो बताता है कि भाई आपके पास बेंस के अंदर टोटल वैल्यूज जो आपने रखी बेंस के अंदर वो कितनी वैल्यूज थी? हमारे पास वैल्यूज हैं 10 जो एट प्रेजेंट बेंस के अंदर पड़ी हुई हैं। बेंस क्या है? लाइक ऐसे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। लेकिन अगर हम बेंस रख देते हैं 20 के दरमियान में वो एक बिन को उठाएगा, दूसरे बिन को खाली छोड़ेगा, तीसरे बिन को उठाएगा, चौथे बिन को खाली छोड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमने 80 रखा हुआ है, तो 10 को अगर 80 पे डिवाइड कर दिया जाए तो क्या कर रहा है? वो 8 बेंस के बाद एक एक वैल्यू को गेट कर रहा है, पिक कर रहा है। तो दरमियान में क्या है? 7 to 8 बेंस एम्प्टी कर रहा है, हर 8 बिट को, आने वाली हर 8 बिट को उठा रहा है, ताकि उसका डाटा जो है वो वहां पे मुकर्रर रहे। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है? डिवीजन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से हम कह सकते हैं कि डाटा को स्प्रेड करना है या डाटा को कलेक्ट करना है। ये हमारे डाटा के ऊपर डिपेंड है कि हमारे पास डाटा ज्यादा है या कम है। हमने उसको स्प्रेड करके उसकी वैल्यूज को निकालना है या उसको कम करके उसकी वैल्यूज को निकालना है।
ये तो है हमारे पास यूनिवेरिएट, लाइक एज सिंगल डाटा के ऊपर, सिंगल वैल्यू के ऊपर या सिंगल वेरिएबल्स के ऊपर। तो बाई वेरिएट हमारे पास क्या होगा? बाई वेरिएट मीन्स टू से दैट वी हैव टू वैल्यूज, बाई वेरिएट के अंदर हम क्या करते हैं, देन अगेन इंपोर्ट numpy, मैटप्लोटलिब, साइज ऑफ हाउस ऑफ स्केयर्स भी कर सकते हैं, मार्क्स, और यहाँ पे क्या हमने किया था, मार्क्स एंड स्टडी आवर्स, ये भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्क्स कर देता हूँ और यहाँ पे आवर्स स्टडी कर देता हूँ। दो चीजें मेरे पास आ गई, मेरे पास मार्क्स भी आ गया, मेरे पास स्टडी आवर्स भी आ गए। कि एक पर्सन है वो क्या करता है, वो 1 घंटा पढ़ता है 50 मार्क्स लेता है, दूसरे 2 घंटे पढ़ता है वो 55 मार्क्स लेता है, 3 घंटे पढ़ेगा 60 मार्क्स लेगा, 4 आवर्स पढ़ेगा 65 मार्क्स लेगा। जितना ज्यादा टाइम पढ़ता जाएगा क्या होता जाएगा, उसके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई ऐसा पर्सन भी आता है जो 1 घंटा पढ़ता है और उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। क्यों? वहां जैसी है ना, मैंने एग्जांपल क्या दी है, जो भी दी है बड़ी जबरदस्त थी। क्या एग्जांपल है वैसे? टाइम ज्यादा हुआ। एक चीज यहाँ पे 2 चीजें हैं हमारे पास। एक चीज होती थी जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मींस टू से दैट किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ जाए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक चीज है जिसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। व्हाट इज मीन बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल? कि ठपका डाला इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस टू से दैट कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो जाए। लाइक अगर इसको एक सादा से एग्जांपल के मुताबिक बताएं तो हमारे पास क्या है, लाइक एज एक ए है, ये एक सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। मैं कहता हूं कि ए अगर बढ़ता है तो बी भी बढ़ेगा। लाइक एज आप शॉप पे जाते हो राइस लेने के लिए, आप जितनी कीमत ज्यादा अदा करोगे आपको राइस उतने ज्यादा मिलेंगे, ऐसे ही है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि वैल्यूज आप ज्यादा दे रहे हो बट उसका रिस्पॉन्स कम आ रहा है। लाइक अगर इसी चीज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर किया जाए कि एक चीज के ज्यादा करने से दूसरी चीज कम कैसे होगी, तो सिंबल यही रहता है बट 1/b बन जाता है। उनका बड़ी मुश्किल से छुड़वाया था, आप लोगों ने शुरू कर दिया। क्या उनको बड़ी मुश्किल से यहाँ पे टिकाया है कि खबरदार कोई खाना पीना यहाँ पे शुरू करें, और पीछे आप लोग जो है वो खाना पीना शुरू कर रहे हैं। मुझे भूख लगना शुरू हुई। ये जो यहाँ पे पढ़ने का टाइम आता है ना, खाने पीने के लिए भूख हड़ताल कर दिया करते लॉलीपॉप ले आया करें। ये टेस्ट है, टेस्ट होना है। इससे भी एक अच्छी चॉइस है, तो मैं ये आप खुद समझदार है। ओके है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने numpy को इंपोर्ट कर दिया, pyplot का इस्तेमाल कर दिया, मार्क्स लगा दिए, स्टडी आवर्स लगा दिए। स्टडी आवर्स ज्यादा होते जाएंगे, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली क्या होते जाएंगे, ज्यादा होते जाएंगे। क्या ज़ाहिर है कि हम यहाँ पे कोई स्कैटर प्लॉट्स बना सकते हैं, उसका कोई टाइटल दे देते हैं सिंपल, जिस तरीके से हम पहले देते हैं एक्स लेबल्स के अंदर, वाई लेबल्स के अंदर, जो भी हमें देना है वो आराम से दे देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बताएं, मैंने यहाँ पे एक्स लेबल के अंदर क्या लिखा, मैंने आज स्टडीज लिख दिया। मुझे कैसे पता कि एक्स लेबल के अंदर स्टडी आवर्स होने,
ये सर इंडिपेंडेंट कैसे पता? एक ये सर क्या नाम है इसका ग्राफ बनाएंगे ना सर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल फिक्स वैल्यू है। इंडिपेंडेंट वो बाहर ले आएगा वहाँ कर किधर हो? किधर हो? हो गया। एक छोटा सा काम है यार। नहीं कुछ कहता। अगर कुछ कहना होता तो सबसे पहले मैं उम्र को खड़ा करता। नहीं यार ये ना हो कि बाहर ही फेंक दो। आईफोन है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पे किस तरीके से फोकस होगा? यहाँ पे अगर देखा जाए तो इंपोर्ट नंपाई है, मैट्प्लोटलिब है, मार्क्स है, हमारे पास स्टडी आवर्स है। स्कैटर के अंदर सबसे पहले क्या चीज मेंशन की हुई है? स्टडी आवर्स। और बाद में क्या चीज यूज की हुई है? मार्क्स। तो अब यहाँ पे हमने एक्स लेवल के अंदर क्या रखा हुआ है? स्टडी आवर्स। अगर देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे हमेशा एक्स आएगा और यहाँ पे क्या आएगा? वाई। एग्जैक्टली तो सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट जब बनाया तो स्कैटर प्लॉट बनाने के बाद हमें पता चला कि ये चीज किस तरीके से यूज हो रही है। देन हम इसको जो है ये सर मार्क्स पहले गलत है एक पोर्ट्रेट फॉर्म में भी क्वालिटी अच्छी नहीं है, पिक्सल फट गया।